हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छी तरह से पढ़ाई भी आप लोगों की हो रही होगी। तो ठीक है, हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन एस सी वर्मा का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ जानकारी भी कुछ मिलेगी आपको। ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक तरह से टॉपिक हो सकता है, कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में इसको करके दे दिया है, थोड़ा इसके बारे में बता भी दिया है कि ये क्वेश्चन में लास्ट में बताया है कि जैसे इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। एक्चुअली इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस जैसे जानते हैं, इम्पीडेंस इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इम्पीडेंस जिसको हमने जेड से रिप्रेजेंट किया था, प्रतिबाधा जिसे बोलते हैं, लाइक रेजिस्टेंस होता है। जैसे किसी वायर में जब करंट फ्लो होती है तो उसमें एक हिंड्रेंस पैदा होती है, उसी को हम बोलते हैं प्रतिबाधा या रेजिस्टेंस टाइप का जैसे होता है। तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो होती है स्पेस में, फ्री स्पेस में या किसी भी मीडियम में, उसके फ्लो होने में भी कुछ बाधा पैदा होती है और उसी को हम बोलते हैं फ्री स्पेस। उसी ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। तो कहने मतलब यह है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो होती है, उसमें प्रतिबाधा रेजिस्टेंस होता है, इम्पीडेंस होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलरली एक दूसरे से प्रोपेगेट करती हैं, तो उसमें भी एक क्या होती है, इसके फ्लो होने में भी बाधा होती है। इसलिए इसका नाम होता है वेव इम्पीडेंस, या इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। तो ठीक है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि यूजिंग बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। बी के बारे में जानते होंगे, मैग्नेटिक फील्ड है। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। एच जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड, एक तरह से कह सकते हैं मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच को कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट जो होती है एम्पियर होती है, जो करंट की यूनिट होती है। कि क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़ा इस बारे में बेसिक की कुछ नॉलेज जैसे आपको पता होगा कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। यहाँ पर आई करंट है किसी भी कॉइल में, जो फ्लक्स डेवलप होता है, जो फील्ड डेवलप होती है, उसके लिए यही फार्मूला होता है। तो अब जो हमारे जो H होती है या फिर B होती है, ये होती है म्यू नॉट इंटू एच, या इसे कह सकते हैं H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा वो टॉपिक था, लेकिन हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, ज़्यादा हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, फाइंड द रेशियो E नॉट अपॉन H नॉट फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू वैक्यूम, शो दैट it has the dimension of electric resistance। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में प्रोपेगेट करती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है नॉट अपॉन एच नॉट की, ये होती है रेजिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर होती है। और इसके बारे में यही कहा कि दिस रेशियो इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट द इम्पीडेंस ऑफ, इसका यूनिवर्सल, इसका जो ई अपॉन एच निकल करके आता है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट का नाम दिया गया है इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। तो चलिए ठीक है, आगे हम ज़्यादा फालतू बातों डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। इसको मैं यहाँ पे मिटा, इसको बेटा ठीक से समझिएगा। हो सकता है एग्जाम में इसके क्वेश्चन को लेकर के कुछ और क्वेश्चन बना करके आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप का या फिर बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप का आ जाए, किसी और तरह का आ जाए। तो ठीक, हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मैंने नीचे बेटा कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन लिख दिया है, ये आपको पता होगी, या आप लोगों ने 11th क्लास में डायमेंशन के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि इसका यूज यहाँ पड़ेगा, क्योंकि सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन तो याद नहीं हो सकती है, लेकिन उसको निकालने का तरीका सबको पता होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं कि यूजिंग B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, फाइंड द रेशियो पता करना है कि E नॉट अपॉन एच नॉट, ये जो है ये क्या होता है, E नॉट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू वैक्यूम, शो दैट, इसको किसी ये भी प्रूव करना है, शो दैट इट हैज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी इसका जो है ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन के इक्वल है, ये रेजिस्टेंस है ये, और इसी का नाम होता है फ्री इंपीडेंस होता है। चलिए ठीक है, थोड़ा इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है B इज इक्वल टू म्यू नॉट, आप जानते हैं फ्री स्पेस में जो होता है, फ्री स्पेस में ये इसको लिख सकते हैं B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच नॉट। ठीक है, तो अब हमको दिया हुआ है
इसको मान लीजिए, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब हमको पता करना है E नॉट अपॉन H नॉट इज इक्वल टू, इसको हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब इससे देखिए, हम इससे लिख सकते हैं कि जो हमारा H नॉट है इज इक्वल टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट, म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अच्छा, अब इसको देखिए, अच्छा जब इसको हम देखते हैं तो इसकी जगह पे H की जगह पर जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वैसे H जो है, H जो होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है और B मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये तो जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा E नॉट अपॉन H की वैल्यू क्या है, ये है B नॉट अपॉन म्यू नॉट। ठीक, अब देखिए बेटा, इसके इस तरह सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा E नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू बी नॉट इंटू म्यू हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? क्योंकि जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस रिलेशन में कुछ इस तरह बन जाएगा, E नॉट अपॉन बी नॉट इंटू म्यू नॉट। तो ठीक है, अब हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर है किसी भी फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एम्पलीट्यूड अगर E नॉट है और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है B नॉट है, तो उसकी जो वैल्यू होती है E नॉट अपॉन B नॉट इज इक्वल टू C, वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये तो होता ही है। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये निकल करके आएगा C इंटू म्यू नॉट। बस, ये तो कांस्टेंट है ही, ये जो है कांस्टेंट है ही, ये जो यानी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्योंकि C जो है स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट इसकी जो वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है मीटर पर सेकेंड। और म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इसकी जो वैल्यू होती है ये 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होती है ना। तो आप पढ़े होंगे, कांस्टेंट है ये भी, एक C तो एक तरह से यूनिवर्सल कांस्टेंट है और म्यू नॉट भी एक तरह से यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये हो जाएगा, देखिए ये 10 टू द पावर -7 है, 10 टू द पावर 8 है। तो जब इसको करेंगे तो ये 3 इंटू 4 पाई यानी 12 पाई इंटू एक जो है इससे 10 टू द पावर 8 है, ये 10 टू द पावर -7, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, यानी इसको लिख सकते हैं 120 पाई, 120 पाई। और इसकी जो वैल्यू आएगी, पाई की वैल्यू अगर रखें 3.14, तो ये अप्रोक्सीमेटली इट विल कम्स आउट टू बी 377, और इसका जो वैल्यू होती है ये होती है ओम में होती है, ओम। तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट तो है ही ये इसलिए पूछा गया है कि दिस रेशियो इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, सो दैट इट हैज, अब अच्छा हमें एक और भी शो करना है कि सो दैट इट हैज, सबने लिख दिया 377 हो, लेकिन इसे शो करना है कि क्या रेजिस्टेंस का डायमेंशन है कि नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये जो इसकी वैल्यू होती है, यानी जो कहने का हमारा मतलब हुआ है, यानी E नॉट अपॉन H नॉट इसकी जो वैल्यू है ये 377 ओम है। इसी को कहते हैं इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का जो है ये प्रतिबाधा है, जिसकी वैल्यू 377 होती है। यानी जब कोई वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है तो उसको प्रोपेगेट होने में, फ्लो होने में एक प्रतिबाधा होती है, फ्री स्पेस में प्रतिबाधा होती है, इम्पीडेंस होता है, इसकी वैल्यू 377 होती है। लेकिन अब इसे हम शो करना है, डायमेंशनली शो कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको इधर नोट कर लिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, आई थिंक इट्स विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी सिंपल है। बस एक फार्मूला आपको दिया हुआ था, आप B म्यू नॉट H सब जानते हैं। B की वैल्यू आपने मैग्नेटाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। H इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसकी यूनिट्स एम्पियर के बराबर होती है। जैसा कि हमने BH कर्व भी जब खींचता होंगे, हिस्टेरेसिस कर्व में देखा होगा, BH और कर्व B और H के बीच में ही कर्व खींचते हैं। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं, यानी इसकी वैल्यू आ गई 377 ओम, जो कि क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यानी इसका जो रेशियो है E अपॉन H इज इक्वल टू 377 ओम, जो कि एक कांस्टेंट है। हालांकि इसकी वैल्यू 376.7 आती है, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली इट इज इक्वल टू 377 ओम। ये यूनिवर्सल इसकी वैल्यू है। यानी इंपेडेंस ऑफ फ्री स्पेस इज 377। अगर कोई आता है लिखने के लिए व्हाट इज द इंपेडेंस ऑफ फ्री स्पेस, तो 377 ओम होता है। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं क्या ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन के बराबर है कि नहीं है। रेजिस्टेंस की डायमेंशन के बराबर है कि नहीं है।
बेटा देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डायमेंशन और फार्मूला लिख दिया है, डायमेंशन फार्मूला मैंने लिख दिया है, इसको याद भी कर लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है लिखने में कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको लिख डाला पहले से ही। तो अब देखिए हमें बताना है ई नॉट अपान एच, यानी जो हमने देखा है कि ई नॉट अपान एच, ये यही देखा ना, इसकी जो वैल्यू थी ये क्या थी, ये सी थी इंटू म्यू सी इंटू म्यू नॉट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल क्योंकि सी भी कांस्टेंट है और म्यू नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है। आप जानते हैं सी जो जानते हैं, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और जो म्यू नॉट होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होती है। अब देखिए बेटा डायमेंशन का यूज करना पड़ेगा आपको, लेकिन चलिए ठीक है, हम तो सी क्या है, स्पीड है, इसकी डायमेंशन जानते हैं। सी जो है ये क्या है, स्पीड है। सी स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, L × t−1। स्पीड कोई भी हो इसकी डायमेंशन LT−1 ही रहेगी। अब म्यू नॉट की डायमेंशन बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर लिखा है म्यू नॉट जो है परमेबिलिटी की डायमेंशन लिखा है। वैसे जो परमेबिलिटी की जो यूनिट होती है हेनरी पर मीटर होती है, लेकिन न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी होता है। आप फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़े होंगे, करंट भी एक फंडामेंटल यूनिट है। चार्ज फंडामेंटल नहीं है लेकिन करंट फंडामेंटल यूनिट है। तो इसकी डायमेंशन देखिए, इसकी डायमेंशन लिखिए, परमेबिलिटी की डायमेंशन क्या है, m L T−2 एंड A−2। ये किसकी डायमेंशन है, ये C की डायमेंशन है। ये हमारी किसकी डायमेंशन है, C की डायमेंशन है। और ये किसकी डायमेंशन है, म्यू नॉट की डायमेंशन है। डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। लिखने का तरीका भी मैं थोड़ा सा आपको कर दूंगा क्योंकि आपको खुद पता होगा, वैसे पता भी होगा आप लोगों को, लेकिन याद दिला देता हूं मैं कैसे लिखी जाती है। फिलहाल देख लीजिए क्या ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। ये है, अब इसको देखिए, इसको थोड़ा सा इसको अब सही कीजिए, इसको सही मल्टीप्लाई करके लिखिए। पहला m देखिए, m इसमें नहीं, m देखिए, m L है, इसमें L है, इसमें L इधर भी है, जब इसको दोनों लिखेंगे तो ये हो जाएगा L²। और देखिए T−2 है, इधर T−1 है, मल्टीप्लाई करेंगे T−3 हो जाएगा, T−3 हो जाएगा। और इधर A में, A मीन्स एम्पियर, करंट का जो डायमेंशन है ये, यानी विद्युत धारा की डायमेंशन A−2, और यही हमारी क्या है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। देखिए मैंने यहाँ पे डायमेंशन रेजिस्टेंस लिखा है m L² T−3 A−2, where A is the dimension of current। A जो है करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन A होती है ये। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए ये प्रूव हो गया कि E नॉट अपान H की जो डायमेंशन होगी रेजिस्टेंस की डायमेंशन के बराबर होगी। और यही रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्री स्पेस प्रोपेगेट करने के लिए जो बाधा पैदा करता है, उसका नाम होता है इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस इज इक्वल टू 377 ओम होती है, जिसकी वैल्यू जो होती है E नॉट अपान H नॉट होती है, H नॉट होती है। अच्छा, अगर फ्री स्पेस नहीं है, अगर फ्री स्पेस हमारा नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी E अपान H हो जाएगी। नॉट फ्री स्पेस, ये नॉट फ्री स्पेस, नॉट फ्री, ये फ्री स्पेस अगर नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, नॉट फॉर फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस के लिए, तो इसकी जो वैल्यू होगी तो और कुछ ज्यादा हो जाएगी, 377 ओम से क्या होगी, ये थोड़ा सा ज्यादा होगी। तो चलिए ठीक है, इसको आप जो है देखिए, लेकिन रेजिस्टेंस के जो डायमेंशन वगैरह लिखने के लिए बेटा आप हो सकता है हमेशा याद ना कर पाएं, तो लेकिन उसको याद करने के लिए लेकिन लिख तो सकते हैं, थोड़ा उसमें टाइम लगा, जिसको याद है तो फटाफट कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको करने में। लेकिन अगर जैसे माना कि हमें लिखना है रेजिस्टेंस का डायमेंशन, हमें इसका डायमेंशन लिखना है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिखना है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिखना है, तो रेजिस्टेंस के लिए कोई एक फार्मूला याद कीजिए जिसमें रेजिस्टेंस आता हो, जो आपको जिससे जैसे होता है कि जानते हैं कि जो हीट एनर्जी होती है, जो हीट होती है, डेवलप होती है, H इज इक्वल टू I² R इंटू टी होती है, I² R इंटू टी होती है। जहाँ पर H हीट एनर्जी है,
आई जो है करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम है। इसमें आपको सबकी हीट की एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन लिख सकते हैं। एनर्जी की डायमेंशन जानते हैं, ये होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टी, और आई की डायमेंशन होती है ए स्क्वायर होती है, एम्पियर होती है। और मान लें रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमको नहीं पता है, और टी की डायमेंशन क्या होती है टी, तो हम डायमेंशन आर की निकाल सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला हम निकाल सकते हैं। देखेंगे बिल्कुल हमारा यही आएगा जो रेजिस्टेंस का फार्मूला था, ये था। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन अगर आपको निकालनी है बेटा, तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, आपको पता होगा जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें जो है एक फोर्स लगता है, यानी वो जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। F फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, चार्ज की डायमेंशन भी आपको पता है, चार्ज की डायमेंशन भी आपको पता है, तो हम E की डायमेंशन निकाल सकते हैं। यानी इसमें देख सकते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, ये F अपॉन Q होता है। F की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और Q की डायमेंशन होती है Q मीन्स I इंटू टी, Q चार्ज मीन्स I करंट इंटू टाइम, A इंटू टी होती है। तो जब इसको देखेंगे तो हमारा E की डायमेंशन का फार्मूला जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल करके आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल करके आ जाएगा। कोई भी एक फार्मूला याद कर लीजिए जिसमें आसानी से आपको उसकी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। बी का डायमेंशन अगर निकालना है, सॉरी अगर हमें बी का डायमेंशन निकालना है तो बी के लिए भी देखिए फार्मूला जानिए कि फोर्स इज इक्वल टू, कोई अगर कंडक्टर रखा रहता है, फोर्स एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। फोर्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट की डायमेंशन पता है, एल लेंथ है तो इसकी डायमेंशन पता है, इससे हम बी की डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी परमेबिलिटी की डायमेंशन निकालनी है बेटा, क्योंकि हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन याद करने का जो मैं बता रहा हूँ फार्मूला, कि जैसे याद है जब कोई दो कंडक्टर होते हैं उसमें जब करंट फ्लो होती है तो उसमें एक फोर्स लगता है, उसमें एक फोर्स लगता है। ये सब है नहीं, इससे बाहर का है, लेकिन मैंने तो थोड़ा सा बता दिया है। यानी देखा आपने कि ई बाई एच का जो डायमेंशन आया है वो रेजिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर आई, ठीक। यानी जो ई बाई एच आया था इस क्वेश्चन में, ई नॉट अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू क्या था, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या इंपीडेंस, या फिर इंपीडेंस की जो डायमेंशन आई थी, ये क्या आई थी, रेजिस्टेंस डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ये ए माइनस टू थी, ये था डायमेंशन था। अच्छा, अगर इसी तरह से आपको परमेबिलिटी की डायमेंशन निकालनी है, आपको नहीं याद है तो निकालने का तरीका क्या होता है कि आप उसको याद कीजिए, दो कंडक्टर के बीच जब करंट फ्लो होती है उनके बीच में एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू इंटू डेल्टा एल अपॉन टू पाई आर। टू पाई की डायमेंशन कुछ होती नहीं, आर जो है डिस्टेंस है, डेल्टा एल भी लेंथ है इस कंडक्टर की है, तो इससे हमें आई की डायमेंशन जानते हैं तो ये आई स्क्वायर कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। एफ की डायमेंशन जानते हैं एम एल टी माइनस टू, ये दोनों इस दोनों को एक तरह से देखा जाए तो ये कैंसिल ही हो जाएगा डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिर्फ क्या बचेगा, म्यू बचेगा। तो इसके लिए ये फार्मूला याद कर लीजिए। और अगर परमिटिविटी की डायमेंशन चाहिए यानी म्यू नॉट की डायमेंशन चाहिए तो उसके लिए ये फार्मूला याद कीजिए, एफ इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है Q1, जहाँ पे Q1 Q2 चार्ज है, Q1 Q2 की डायमेंशन जानते हैं, चार्ज की डायमेंशन A इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम, और F की डायमेंशन जानते हैं एम एल टी माइनस टू, आर जो है दोनों चार्ज के बीच की दूरी है, इसकी भी डायमेंशन जानते हैं, तो आप म्यू नॉट की डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन निकालने का बेटा तरीका होता है, कोई जरूरत नहीं कि हर चीज़ आपको याद ही रहे, अगर याद रहेगा तो थोड़ा या हो सकता है याद रहा आपको कंफ्यूजन भूल जाए, कंफ्यूजन हो जाए आपको, तो ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बेटा इसको आसानी से देखिए समझिएगा कि इस क्वेश्चन में बहुत सी जानकारियां भी आपको मिली है। अच्छा, एक और देख लीजिएगा, इसी में जो डायमेंशन है ई बाई एच, इसको जरा सा देखिएगा। अच्छा, ये जो होता है ई नॉट बिना आपने देखा है, ये तो आया है 377 ओम आया है। अच्छा, इसकी वैल्यू एक ये भी होती है कि म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी, यानी ये रेशियो भी कहलाता है, ये भी है क्या है, डायमेंशन ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे म्यू नॉट परमेबिलिटी है
यानी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है, इसकी परमेबिलिटी म्यू नॉट है और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी वैल्यू भी आएगी 377 ओम ही आएगी। और अगर कोई मीडियम है तो ये यानी ये जैसे हुआ कि ई नॉट अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 377 ओम। और कोई अगर दूसरा मीडियम है तो उसमें हो जाएगी क्या, E अपॉन एच इज इक्वल टू 120 पाई इंटू म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर, where mu are the relative permeability and epsilon naught is the relative permittivity। क्योंकि 120 पाई तो हो ही गया, 120 पाई वही है जो मिला करके 120 इसकी वैल्यू 120 पाई है ही, यानी इसका इम्पीडेंस फ्री स्पेस का कुछ और ज्यादा ही हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, इसके लिए क्वेश्चन इस थोड़ा अच्छी तरह से पढ़िएगा, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा, एक्सपेक्टेड है इसमें से। इसी क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन और निकाल करके आपके नीट में भी आ सकता है, जे में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। ये कभी किसी एग्जाम में आया भी है। देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन में कहा है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ थोड़ा सा स्पेस और टाइम दोनों से बचने के लिए। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन कैन हैव द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ, ये मान लिया वेक्टर फॉर्म में है, ये मान लिया वेक्टर है, वेक्टर ई और ये वेक्टर बी। वेक्टर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस मान लीजिए, प्लस माइनस है ये। इसी तरह से क्या है, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी है ये। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पहले ही, यहाँ पे जो के एक्स है, के की जो वैल्यू होती है जानते होंगे, यहाँ पर जो के होती है 2 पाई बाई लेमडा और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होती है। यहाँ पे टी इज द टाइम पीरियड और ये क्या है, वेवलेंथ है इसकी है ये। और ये भी जानते होंगे ओमेगा बाई के इज इक्वल टू सी होता है, ओमेगा के मान सी होता है, या वेव या वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अगर फ्री स्पेस है तो उसकी वैल्यू सी होगी। तो ठीक है, देखिए अगर कोई जो यहाँ पर इस इक्वेशन देख कर हम ये पता लगा सकते हैं कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर इसमें x लिखा हुआ है तो इसका जो वेव ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव है वो x डायरेक्शन में है। तो उन्होंने लिखा है कि अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग x डायरेक्शन। तो हमने ये मान लिया कि माना कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि x डायरेक्शन में जा रही है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी प्लस ओमेगा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये x डायरेक्शन में जा रही है। अब हमको ये पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। यानी E और B यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो होते ही होते हैं, एंड आल्सो दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव है। तो जब वेव x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या तो y E में हो, और अगर E में है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस में होगी, B Z में होगी। यही तो है ना, x में तो नहीं हो सकती है, E और B x डायरेक्शन में हो ही नहीं सकते हैं। इसमें देखिए आपस में चूज कीजिए, इसमें कीजिए कैन हैव द फॉलोइंग पेयर ऑफ E एंड B है, यानी E की वैल्यू किस डायरेक्शन में होगी, E की वैल्यू क्या होगी, x डायरेक्शन में होगी, नहीं हो सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से B भी हमारी x डायरेक्शन में नहीं हो सकती है, यानी ये दोनों तो हमें पॉसिबल ही नहीं किसी तरह से, क्योंकि x डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है। यानी अगर x डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है तो हो सकता है E का जो फ्लो होने का जो डायरेक्शन है y हो या z हो, x नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से अगर E हमारी y में है, ये हमारी y में है, तो हमारी जो B होगी वो किस में होगी, यानी अगर इसको मान लेते हैं, यानी हमारी ये है EX में, तो ये होता है, ये जो हमारी जो y की फ्लो होने की डायरेक्शन हो जाएगी, y इज इक्वल टू E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगी। और जो B होगी वो Z डायरेक्शन में होगी, B जो हो वो क्या होगी, वो Z डायरेक्शन में होगी, यानी B नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये
यानी ई और बी, इसके लिए ये और ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो रही है तो बी और ई जाहिर सी बात है वाई और जेड में ही होंगे। तो हमारा ये आंसर भी करेक्ट है, यानी इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और हमारा इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन सही है। अगर ई हमारा वाई में है तो बी जेड में होगा, और ई हमारा अगर जेड में है तो बी हमारा किस में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। तो ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन थे, थोड़ा इसको देखेगा। और आज का जो क्वेश्चन है एच.सी. वर्मा की बुक का है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एच.सी. वर्मा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सॉलिड क्वेश्चन हो सकता है, इसमें से क्वेश्चन कुछ ले करके इसमें से कुछ बना दें। तो ठीक है, इसके लिए आज इतना रहने दिए, इसको अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है आप लोगों के पास। तो अब बोर्ड के एग्ज़ाम तो होने ही वाले हैं। तो बेटा ठीक है, ठीक से पढ़िए, मैं आप लोगों को कहूँगा। उससे मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू वेरी मच।